Okay, welcome everyone. Dr. So, Dr. Priyank, can you see my screen? Yes, we can start the session. Okay. So, welcome to everyone. हम आर्कियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें आर्कियोलॉजी कोर्स के बारे में. सो बेसिकली मैं आपको बता दूं, आर्कियोलॉजी से पहले मैंने कुछ चीज़ें मैं पढ़ रहा था, तो मैंने एक डाटा कलेक्ट किया, उसके रिलेटेड मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, होमो सैपियंस से रिलेटेड. सो अगर आपको पता हो, क्रो मैग्नन का दिमाग स्क्रीनिंग कैपेसिटी 1660 भी लेते हैं और कुछ लोग यस में लेते हैं. और मेनली मैं होमो सैपियंस की बात करूं तो 1400 सीसी होता है, माने कि आपका ह्यूमन होमो क्रो मैग्नन का होमो सैपियंस से दिमाग का साइज ज़्यादा होता है. और एज़ कम्पेयर टू, ये मैंने डाटा इसलिए कलेक्ट किया क्योंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उससे रिलेटेड. सो फीमेल का 1330 होता है. सो आगे की जो नेक्स्ट मेन थिंग है जो इसके बारे में है, डाटा मैंने किस रिलेटेड अप्लाई किया. सो मैं एक आर्टिकल पढ़ा था डेंटल केयर के बारे में, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डेंटल केयर. 2006 में छपा था. एक किताब पढ़ा था वीके जैन की, उसमें डिटेल दी हुई थी. तो फिर मैंने ढूंढना चाहा कि और ऐसे कौन से एविडेंसेस हैं. तो ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ डेंटल केयर फ्रॉम इटली से मिलता है. और इसमें जो ऑपरेशन हुई थी, सर्जरी हुई थी, उसमें ह्यूमन काफ़ी टाइम तक जिंदा भी रहा था. क्रो मैग्नन था वो. डेट आपने ऊपर मैंने मेंशन करी हुई है. एंड पेपर का साइंटिफिक रिपोर्ट में पब्लिश हो रहा है नेचर में. एंड मेनली इसमें अगर आप देखिए, अगर आर्टिकल्स के बारे में अगर आपको रिमार्केबल थिंग ये है, जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें मार्क कर रखी हैं, कट मार्क्स, चिपिंग, इन सबको इनको ड्रिलिंग टेक्निक्स के बारे में पता था, ड्रिलिंग प्रैक्टिस के बारे में, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. सो ये साइंटिफिक रिपोर्ट में पब्लिश हुआ था. सो डेंटल नॉलेज आ चुकी थी, तो मैं मेनली हेलो 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 सो किसी को अगर होमो सैपियंस इन सब की नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूं, क्रो मैग्नन होमो सैपियंस से पहले आता है. और मैं इसका चार्ट दिखा देता हूँ एक मिनट. सो ये इसका ऊपर की तरफ अगर आप देखिए तो चार्ट है वो क्रो होमो सैपियंस का, एवोल्यूशन का, ह्यूमंस कैसे इन्वॉल्व हुए, प्राइमेट्स से मतलब मेनली हुए. सो यस, सो अगर हम देखें तो ह्यूमन का माइंड छोटा होता है. तो मैं मेनली इन चीज़ों पर आना चाह रहा हूँ. आगे इनके ऊपर जेनेटिक्स पर डिस्कशन है, लेकिन आप मेन चीज़ पर आइए डेंटल केयर पर. तो डेंटल केयर से मैं सेकंड वाले टॉपिक पर दिखाना चाह रहा था, बल्कि इटली वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. उस टाइम ह्यूमन का माइंड इतना डेवलप था क्रो मैग्नन का कि उसने डेंटल केयर, डेंटल सर्जरी शुरू कर दी थी. मेन चीज़ ये है. और
मेनली मैं जिस चीज़ पर फोकस करने चाह रहा हूँ उसके बाद की वेब स्लाइड में है। अगर किसी क्रो-मैग्नन के कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी हो तो ये इनकी माइंड कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, एंड मेनली ये इरेक्ट होते हैं, और एंड इनकी डेट 35,000 से ईयर्स में आ जाती है बीपी में। देन मैं इसकी जो मेन जो चीज़ है इजिप्ट पर आ जाता हूँ। आपने से अगर किसी ने एल्बर्ट स्मिथ पैपायरस के बारे में नहीं सुना हो, या एडविन स्मिथ पैपायरस के बारे में नहीं सुना हो, या एल्बर्ट पैपायरस के बारे में, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ये एक इजिप्शियन मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें आपकी सर्जरी और सर्जरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। करीबन 3000 BC तक की हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। 17th सेंचुरी BC में हमें मिली थी, 17th सेंचुरी BC की ये मैन्युस्क्रिप्ट है। वैसे ये एडविन स्मिथ को ब्लैक मार्केट से मिली थी, एंड इसके बारे में वैसे मैं पहले भी कुछ लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें ब्रेन सर्जरी के बारे में और टीथ सर्जरी के बारे में भी बहुत कुछ है, और हमें एक इसका सर्जरी का एविडेंस 4000 इसकी सर्जरी का एविडेंस 4000 BC तक जाता है। तो मैं आपको एक मिनट मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ तो मैं आपको कुछ चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ। मैं जस्ट बिगिन करता हूँ। एडविन स्मिथ पैपायरस के बारे में ये डिटेल्स हैं, एंड ये सोर्सेज हैं, एंड जस्ट एक मिनट रुक जाइए। ये सर्जरी का एविडेंस है, एंड मेनली 4000 BC की 4000 ईयर्स ओल्ड मम्मी है। बेसिकली मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उसका मेन पर्पस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ मैंने कुछ चीज़ पढ़ी और उसके बेसिस पर मैंने डाटा कलेक्ट किया। जो आर्कियोलॉजी का फर्स्ट स्टेप है डाटा कलेक्शन का। मैं मेन चीज़ पर आता हूँ। एक माइंड ब्लिंग है, देन इसके पेपर्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। इनने जेड स्टोन से अपनी सर्जरी करी एंड ये सर्वाइव कर गया। देन ये मेन आर्टिकल था जो मैंने पढ़ा था जहाँ से मेहरगढ़ का JF जाडेज जी ने करा था। ये मेहरगढ़ साइट ढूंढी थी, करीबन 7000 BC तक ओल्ड मानी गई है। इससे भी ओल्ड साइट मिल चुकी है हमें भिराना में। अगर मैं इसमें बात करूं डेंटल केयर एविडेंस की, तो इसमें भी हमें एविडेंस मिलते हैं। 2006 का पेपर है, एंड हमें इसमें बोर्ड ड्रिलिंग का एविडेंस मिलता है, तो इस पर मैं लेटर ऑन आऊँगा। हम ब्रीफ नॉलेज पर आर्कियोलॉजी पर आते हैं, जिस पर हम बेसिकली आए हैं कि आर्कियोलॉजी क्या होता है। आर्कियोलॉजी दो चीज़ की जर्नी है, एक तरह से कह सकते हैं आप।
एक तरफ साइंस की और एक तरफ ह्यूमन डिसिप्लिन की. सो इट इज बोथ ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन. और आर्कियोलॉजी की अगर डिसिप्लिन की बात, सब्जेक्ट की बात करें, सो आर्कियोलॉजी में जैसे कि आप सिंपल मायने में कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. और फिर से आप थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे तो आप साइंटिफिक हिस्ट्री कह सकते हैं. सो सी डेफिनेशन बनती है, आर्कियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस और आर्टिफैक्ट्स लेफ्ट बाय देम. जो पुराने मानव हैं जो अपने आर्टिफैक्ट्स छोड़ के गए और साक्ष्य छोड़ के गए, उनके बेसिस पर स्टडी करना आपकी आर्कियोलॉजी कहलाती है. सो बेसिकली मैंने आपको कुछ सोर्सेज दिखाई. तो मेनली हम आर्कियोलॉजी में सोर्सेज का यूज़ करते हैं, आर्टिफैक्ट्स का यूज़ करते हैं. सो मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ सोर्सेज कैसे यूज़ करते हैं हम. सो जैसे कि आपके सामने एक मैप है, वो एक रोमन टाइम का मैप है, आपको ट्रेड के बारे में दिखा रहा है और पुरानी सिटीज़ के नाम बता रहा है इंडिया के. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर साइट है बेरू गाजा करके, गुजरात के पास में. सो अगर आप नोटिस करिए, अगर आप कभी इतिहास पढ़िए, बेरू गाजा का अगर जो पुराना नाम ब्रिगु कच्छ था, अंग्रेज जब आए 1900 कच्छ कर दिया. सो बेसिकली इट वाज द ओल्डेस्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ इंडिया. हमारे कई लिटरेचर्स में इसका नाम मेंशन है, हुंग सांग की किताब में भी इसका नाम मेंशन है. जैसे कि एक सोर्स हो गई मैप को स्टडी करना या मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टडी करना, तो वो पैलोग्राफिस्ट एपिग्राफिस्ट में आता है. देन कॉइन्स को स्टडी करने वाला न्यूमिस्मेटिक में आता है. एक आर्कियोलॉजी एक साइंस है जिससे हम ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. और बेसिकली इसका एम जो होता है, जो आपकी हेरिटेज और अपनी ह्यूमन हिस्ट्री या ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में जानना. और मेनली अगर आप देखिए कभी सोर्सेज पर कभी मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं मिलती है तो स्टोन टूल्स मिलते हैं. तो स्टोन टूल्स आपके कल्चर को डिफाइन कर देती है कि अर्ली मैन का कल्चर क्या था, पेंटिंग्स करते थे, उसके बारे में डिटेल्स मिलते हैं. बेसिकली आपसे अगर आप आर्कियोलॉजी में जाते हैं, आपसे कुछ पूछ लेता है कोई कि क्या आर्कियोलॉजी क्या होती है, आपसे मेनली यही सवाल आता है, आपके पास सोर्सेज क्या है, आप कैसे देखते हो, कहाँ खोदने के लिए सोचते हो, आपको कैसे पता कि यहीं पर खोदना है. इन सब की नॉलेज कैसे हमें पता रहती है. व्हाट इज आर्कियोलॉजी, इसका मैं डेफिनेशन आपको वैसे भी बता चुका हूँ. एंड बेसिकली मैंने फिर टेस्ट करना चाहा कि कितने सोर्सेज हैं कि जो ऐसा ही सोचते हैं. कुछ लोग आर्कियोलॉजी को साइंस लेते हैं, कुछ लोग ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन लेते हैं केवल. और अपने वर्ल्ड के सुप्रीम कोर्ट में या इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में आर्कियोलॉजी पूरी तरह से साइंस नहीं मानी जाती. अभी ऐसा एक केस भी आया था जिसके बेसिस पर ये डेफिनेशन दी गई थी. आर्कियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन थ्रू द हेल्प ऑफ एविडेंसेस और रिमेन्स लेफ्ट बाय देम. ये मेनली डेफिनेशन है एमए की. अगर हम मेनली पास इसका एम की बात करें तो पास को जानना इसका यह काम है ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में. और अगर हम इसकी जो बेसिक डेफिनेशन जो थी वो कॉलिन रेफ्यूजी देते हैं. Archaeology is partially discovery of treasure of the past on the scientific analysis and exercise of the imagine creativity. आपको जितने भी एविडेंसेस मिलते हैं डिस्कवरी में, ट्रेजर जैसे कि मतलब एंटिक्विटी जितनी भी आपको मिलती है, उसके बारे में आप साइंटिफिक एनालिसिस निकालते हैं, फिर आप उससे कुछ क्रिएटिव इमेजिनेशन बनाते हैं कि इसका क्या यूज़ हुआ होगा या किस पर्पज़ के लिए ये बना होगा. और कई बार जो मटेरियल आपको मिलता है वो इंटेंजिबल भी हो सकता है या टेंजिबल भी हो सकता है.
मतलब कि आपकी समझ के बाहर भी हो सकता है या आपकी समझ में, मतलब आपके, या आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं ये किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ होगा। सो एंथ्रोपोलॉजी का वैसे यूएसए में आर्कियोलॉजी के साथ जोड़ के देखा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी उन्हीं की ब्रांच में आता है यूएसए में। सो बेसिकली अगर किसी को एंथ्रोपोलॉजी ना पता हो तो मैं सिंपल बता दूँ। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स, एंथ्रो मीन्स स्टडी ऑफ द ह्यूमन, study anthro means human and logy means study of the scientific study of the humans. So इसमें ह्यूमन कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, सेम एज जस्ट लाइक आर्कियोलॉजी। एंड एडवर्ड टेलर में मेनली इसका कल्चर की डेफिनेशन डिस्क्राइब की थी। अगर कल्चर को डिस्क्राइब करें तो वे ऑफ लिविंग होता है, जिसमें आपके मॉरल लॉ आते हैं, बिलीफ आते हैं, कस्टम्स आते हैं एंड कैपेबिलिटी आती है। सो ये बेसिकली तो ये तो एंथ्रोपोलॉजी की बात होगी, जिस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सो आर्कियोलॉजी एज अ साइंस, तो बहुत बड़ा डिबेट है बीए में, मतलब साइंस आर्कियोलॉजी के ऊपर कि आर्कियोलॉजी साइंस है या नहीं है। कुछ ऑथर्स जैसे कि मानते हैं कि आर्कियोलॉजी साइंस की तरह काम करती है, वो सोर्सेज कलेक्ट करती है, एविडेंसेस कलेक्ट करती है, वो डिस्कवरी को डिस्कवर करने की कोशिश करती है, एक डिसिप्लिन फॉलो करती है। जैसे कि साइंस एक लॉ फॉलो करता है, वो भी डिस्कवरी के लिए काम करता है, वो भी एविडेंसेस कलेक्ट करता है। सो बेसिकली सेम वर्क एज अ सेम लाइक अ साइंस ओनली। सो बेसिकली मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सो कुछ लोग कहते हैं ये ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट है, तो मैंने दोनों की बात रखी। आर्कियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इट स्टडीड थ्रू द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। ये ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी है साइंटिफिकली, और ये हिस्टोरिकल सोर्सेज का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि रिटन डाटा हो गया, लिटरेरी सोर्सेज हो गए, एंड मटेरियल एविडेंसेज हो गए, जैसे कि मैन मेड टूल्स हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गए, एंड कॉइन्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, और जो वगैरह चीज़ें पास्ट में रह गई हैं ह्यूमंस के द्वारा। और मटेरियल हमें हेल्प करता है कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए। और अगर हम कॉलन रिफ्यू की डेफिनेशन देखें तो मटेरियल हमें डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं देगा कि इंस्क्रिप्शन हमें आगे खुद बता देगी कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं होता है। सो हमें उसका कोड क्रैक करना पड़ता है, देन हमें वो पता चलता है कैसे वो होता है, और एक क्रिएटिव इमेजिनेशन करनी पड़ती है। सो बेसिकली ये आर्कियोलॉजी की मेन साइंस है। सो अगर मैं आपको किताब बताऊं इसके लिए, तो कॉलन रिफ्यू की किताब आती है, प्रिंसिपल एंड डिसिप्लिन्स ऑफ आर्कियोलॉजी। सो बेसिकली मैं मेन चीज़ पर आता हूँ। सो आप रिटन डाटा, आर्कियोलॉजी हिस्टोरिकल रिसर्च या आर्कियोलॉजी में डाटा को दो पार्ट में, सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक लिटरेरी सोर्सेज, एक रिटन डाटा, जैसे कि आपके पास इंस्क्रिप्शन हैं या आर्कियोलॉजी डाटा हैं, कॉइन्स हैं, इकोनॉमिक सोर्सेज हैं, टेम्पल्स हैं, ये सब आपके इसमें आएंगे। जितने भी आर्ट के रिमेन्स है वो आर्टिफैक्ट्स कहलाएंगे। तो बेसिकली ये हिस्ट्री की आर्कियोलॉजी का लिंक होता है हिस्ट्री से, इस तरह से पता चलता है। और अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमें कई बार कुछ साइट की इंफॉर्मेशन के लिए इंडियन आर्कियोलॉजिकल रिव्यू चेक करनी पड़ती है, जिसने पुरानी साइट्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो आर्कियोलॉजी मेनली सोर्सेज, अगर मैं किसी को बताऊं प्री हिस्ट्री क्या होती है, सो प्री हिस्ट्री डैनियल विल्सन जी ने डिस्कवर करी थी, कॉइन किया था टर्म, एंड जॉन लुबक ने बाद में ये टर्म्स एलैबोरेट किए थे पैलेलिथिक एंड नियोलिथिक में। सो मैं बेसिकली अगर आऊँ तो प्री हिस्ट्री होती है जब ह्यूमन का, अर्ली ह्यूमन के पास के बारे में हम जब स्टडी करते हैं, जब हमारे पास रिटन डाटा अवेलेबल नहीं है, केवल पेंटिंग्स या स्टोन टूल्स अवेलेबल है, तो उसे हम प्री हिस्ट्री में लेते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में जिसमें हमारे पास डाटा है लेकिन हम राइटिंग रिटन डाटा है
लेकिन हम वो राइटिंग्स हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, अनडिसाइफर्ड है। जैसे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट हो गई, लीनियर बी हो गई ग्रीक सिविलाइजेशन में। सो वैसे तो प्रोटो हिस्ट्री इस चीज़ को कहते हैं। वैसे अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे सो इसका मीनिंग वैसे इलिटरेसी से लिखा जाता है। बेसिकली हिस्ट्री में इसको लिखा जाता है जो सिविलाइजेशन की जो राइटिंग्स है अनडिसाइफर्ड नहीं है, जैसे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट है। सो मैं आगे की बात करते हैं, हम साइट को कैसे देखते हैं मेनली। सो बेसिकली साइट को हम अपर लेयर से देख सकते हैं। अपर लेयर में अगर कोई मॉन्यूमेंट है तो हम कहेंगे कि नीचे भी, उसके नीचे भी कोई लेवल होगा, आर्कियोलॉजी साइट होगा। फिर हम एंड तक जाएंगे तो हम देखेंगे। अनदर तरीका है कि आपको कोई आर्कियोलॉजी माउंट मिल जाए या चांस डिस्कवरी, माने कि आप कोई टेम्पल पर गए और आपको पता चला कि वो टेम्पल काफ़ी साल पुराना है, या कोई आप कहीं पर खेती बाड़ी कर रहे थे और वहाँ पर आपको ओसीपी वेयर मिल जाते हैं, पॉटरीज मिल जाती हैं, सिरेमिक्स मिल जाते हैं, पुराने मृदबान या सिक्के मिल जाते हैं, तो आप उसे चांस डिस्कवरी या एक्सीडेंटल डिस्कवरी कहते हैं। ओल्ड रिसर्च आर्कियोलॉजिकल रिव्यू हो गई, या कुछ लिटरेचर आपके हाथ में मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल गई, उनके बेसिस पर आप निकाल सकते हैं। हुंगसैंग जैसे फाइन से कई बेसिस पर अलेक्जेंडर कनिंगम में साइट्स एक्सकावेट करी थी। सो स्टडिंग दी अपर लेयर, मैंने बताया कि जैसे कि आपको ऊपर की लेयर में कोई मॉन्यूमेंट दिखे, एंड देन मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजी माउंट। सो आर्कियोलॉजी माउंट अगर किसी को नहीं पता हो, सिंपली डिपॉजिट होता है किसी माउंट का, कोई ओल्ड एंशिएंट सिटीज़ का या एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स का। सो उसका एक बड़ा सा पहाड़ बन जाता है, इसलिए उसको माउंट कहा जाता है। एंड इसको हिंदी में टीला भी कहते हैं। फ्रेंच वर्ड टेल है, वैसे यूरोपियन वर्ड में भी यूज होता है। एंड माउंट कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप इमेज दी हुई है सामने। सो ये बेसिकली माउंट हो गया। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोलॉजी? सो बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोलॉजी अगर मैं सिंपल मायने में बताऊं तो देखा जाए तो सिग्निफिकेंस ये है कि आर्कियोलॉजी में जो डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ है, डिस्कवरी के लिए, या उस डिस्कवरी से जो साइंस को क्या फ़ायदा होगा आने वाले फ्यूचर के लिए, या हमारी हेरिटेज कैसी रहती थी और फ्यूचर जनरेशन उससे क्या सीख सकती है। और बेसिकली इंडिया में इसका जो आप इंडिया आप मतलब आप किसी सच को जानने के लिए भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल भारत में बहुत सारी फैब्रिकेटेड हिस्ट्री है, फॉल्स हिस्ट्री है, जैसे कि आर्यन मिथ हो गया, आर्यन इन्वर्जन हो गया। तो इनके बारे में भी डिस्कशन होता रहता है, और हमें आर्कियोलॉजी के द्वारा पता चलता है कि आर्यन आर्यन इन्वर्जन नहीं हुआ था। सो आर्कियोलॉजी हमें उन चीज़ों की हेल्प करता है और नई नई डिस्कवरीज के बारे में बताता है, और इंसान का माइंड और एवोल्यूशन किस तरह हुआ है, और बिल्डिंग्स पर इन चीज़ों पर डिस्कस करता है। सो बेसिकली ये एक ब्रीफ डिस्कशन था आर्कियोलॉजी के लिए, जिससे आप जान सकें आर्कियोलॉजी क्या है। सो आपका अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो।
सर जो आपने बुक बताई है प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन ऑफ आर्कियोलॉजी, ये किस ऑथर की है? सो आप क्वेश्चन जरा रिपीट। हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो, यस सर। हाँ सर। हेलो, मेरी हेलो, आवाज़ यस जा सर। रही है सर? हाँ सर, हाँ आ रही है। हाँ सर, ये पूछ रहे हैं इंडिया में आर्कियोलॉजी की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका चैप्टर तो नेक्स्ट सिलेबस में, वैसे तो हम अगर बात करें तो 1784 में शुरुआत हो गई थी। एशियाटिक बनी थी। एशियाटिक अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। हाँ, बेसिकली वहीं से होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो कई जियोलॉजिस्ट इंडिया में आते रहे, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, और Yes. वो कुछ आर्कियोलॉजी साइट डिस्कवर करते रहे। लेकिन उनका आर्कियोलॉजी में मेन इसका डेवलपमेंट नहीं माना जाता, क्योंकि एशियाटिक जब सोसाइटी फॉर्म हुई तब माना गया। Yes. तो रॉबर्ट ब्रूस फुट से ही समझ, मतलब वहां से हम लोग मानेंगे कि 1863 से हाँ, शुरुआत हुआ। रॉबर्ट ब्रूस फुटे से मानते हैं मेनली। सो Yes, yes. उनने अर्ली डिस्कवरी करी थी स्टोन एक्स की, Yes. हैंड एक्स की, सॉरी। तो अगला चैप्टर कौन सा होने वाला है? कौन सा अगला चैप्टर है वर्ल्ड हिस्ट्री जो आर्कियोलॉजी की है। एंड Yes. देन मैं इंडियन हिस्ट्री पर आऊँगा आर्कियोलॉजी पर। वैसे तो वर्ल्ड पैलियोलिथिक पढ़ाइएगा ना? पैलियोलिथिक हिस्ट्री की टोटल पढ़ाइएगा सर, केवल आर्कियोलॉजी फॉर्म से? हाँ हाँ, उसका मैंने रखा हुआ डाटा, आप चिंता मत सर करिए। तो हम लोग को पहले प्रोवाइड करा देते तो थोड़ा अच्छा होता कि हम पढ़ के रहते थोड़ा। ठीक है, मैं डॉक्टर प्रियांक से बोल दूंगा, वो प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सर। ओके, सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सर आपने वो साइट लोकेशन के बारे में कहा था, मैं उसके ये में मेरा क्वेश्चन है, ये है कि हम प्री हिस्टोरिक साइट का मतलब साइट कैसे पहचानेंगे? हाउ डू वी डिटरमाइन द प्री हिस्टोरिक साइट दैट इट इज ए प्री हिस्टोरिक साइट और नॉट? तो प्री हिस्टोरिक साइट को पहचानने के तरीके बहुत डिफिकल्ट हैं, क्योंकि हमें उससे पहले उसका अपर लेयर देखना पड़ता है। तो अपर लेयर में अगर स्टोन टूल्स मिल गए तो वो चांस डिस्कवरी का ही पार्ट है। हाँ। अगर नहीं मिले तो आपको कई बार आर्कियोलॉजी में आप माउंट खोदते रहते हैं, तो आपको बहुत बहुत नीचे मिलता है प्री हिस्ट्री। सो वो बहुत चांस डिस्कवरी का पार्ट है। या आपको कोई केव मिल गया, वो मेसोलिथिक टाइम का है। सो मतलब बहुत माइनर केसेस होता है, इसलिए मतलब पीएचडी में ज्यादा स्कोप कहते हैं लोग। अच्छा, इंडिया में जितने भी प्री हिस्टोरिक साइट के डिस्कवरी हुआ है, वो सारा चीज मतलब एक्सीडेंटल बाय चांस हुआ है या देखिए, ज्यादातर तो एक्सीडेंटल हुआ है। जैसे कि मैं आपको वीएस वेकेंकर की स्टोरी बताता हूँ। तो वो एक बार भोपाल से जा रहे थे ट्रेन में, सर? और उनको एक केव दिखा, केव की रॉक दिखी, और उन्होंने कहा ये मुझे बहुत अजीब सी दिख रही है। और वो वहां पर वॉक करते हुए गए, तो वहां पर उन्होंने देखा कुछ पेंटिंग्स है मेसोलिथिक टाइम्स की, और उनको स्टोन टूल्स मिले। तो उन्होंने तो फिर पेंटिंग्स कर दिया। जब उन्होंने पब्लिश किया तो लोगों ने कहा ये सब झूठी डिस्कवरी है। और वीएस वेकेंकर बहुत बड़े पेंटर थे, तो लोगों ने कहा था वीएस वेकेंकर ने ही बना दी होगी ये पेंटिंग्स। अच्छा। तो लेटर ऑन पता चला कि ये पेंटिंग्स की स्टडी हुई और पता चला ये मैडम, आपका सवाल था कि प्री हिस्टोरिक साइट को कैसे आइडेंटिफाइड किया जाता है, राइट? हाँ सर। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे डॉक्टर बोगना ने बताया कि मोस्टली केसेस में ये बाय एक्सीडेंट ही हमको मिलती है, क्योंकि प्री हिस्टोरिक साइट्स होती है लेयर में काफी नीचे चली जाती है। मगर अगर सेक्शन एक्सपोज हो गया हो, स्टोन टूल आपको बाहर मिल जाएगा, तो प्री हिस्टोरिक साइट बहुत इजीली आपको स्टोन टूल के बेसिस पे आइडेंटिफाइड होती है। बट इन केस कि हमको आइडेंटिफाइड करना है कि उनकी फैक्ट्री साइट या पर्टिकुलरली किसी जगह पे साइट होती है, वो हम कैसे पहचानेंगे? उसके 3 सिग्निफिकेंस है। आप देखिए कि
उस कंडीशन में यहाँ पर ह्यूमन नोमेड है। नोमेड का मीन्स मतलब वो अभी भी आदमखोर है, वो या वो जानवरों का शिकार कर रहा है या जानवर उसका शिकार कर रहे हैं, वो अभी तक सिविलाइज नहीं हुआ है, हैबिटेट नहीं बनाया है, वो स्टोन टूल का यूज कर रहा है। तो उसको बेटर लोकेशन चाहिए, वहां से वो उस कंडीशन को कंट्रोल कर सके, वो सारी सिचुएशन को देख सके, मतलब जहाँ पे आसपास पानी भी हो वो पानी भी मिले उसे, आसपास जानवर भी हो, फूड भी मिले उसे, और वो ऐसी कंडीशन में हो से उसे चारों तरफ का व्यू आता हो, नजारा आता हो, ताकि अगर किसी उसके ऊपर अटैक होता है तो उसके पास बचने का मौका मिले, उसे टाइम मिले। अच्छा। तो जनरली कई बार कि पहाड़ियों की तलहटी में जहां पर पानी का एक तरह से क्या होता है कि कई बार पहाड़ियों की तलहटी में एक कर्व बन जाता है, उस कर्व की वजह से वहां पे पहाड़ियों की तलहटी में कई बार पानी भर जाता है। तो उस जगह कहीं भी लिटिल आपका जो बेस रोक होती है वो अगर कोई एक्सपोज्ड हो या उस जगह पे कंडीशन हो कि वहां से वो चारों तरफ अच्छे से नजर रख सकता है, तो वो उस जगह पे बैठ के, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब स्टोन टूल बना रहे थे वो लोग, उन्होंने ऐसी जगह को प्रेफर किया जहां से वो अपनी कंडीशन को कंट्रोल कर सके, वो ये कंट्रोल कर सके कि उस पर कर रहा है नहीं कर रहा है उसे देख सके, अगर उन्हें पानी पीना हो, प्यास लगे तो पास में हो, या फिर अगर इनकेस उन्हें शिकार करना हो तो ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर जो पुराने ह्यूमंस थे उन लोगों ने, एंशिएंट ह्यूमंस ने उस लोकेशन को चूज किया, और यही एक मेथड रहा है। जनरली हम आज भी जब प्री हिस्टोरिक साइट्स को डिस्कवर करते हैं, क्योंकि मेरे कलीग ने 51 प्री हिस्टोरिक साइट्स को डिस्कवर किया है, अभी रिसेंटली हमने 5 दिन पहले भी एक प्री हिस्टोरिक साइट्स को डिस्कवर किया है। तो वो जब प्री हिस्टोरिक साइट की लोकेशन देखेंगे तो चारों तरफ पहाड़ी है, बीच के अंदर एक बेस आपका रोक है वो एक्सपोज्ड है, और उस रोक के ऊपर उन्होंने के पास में ही वहां पर वो उनको फैक्ट्री साइट मिला है, क्योंकि वहां पे टन्स ऑफ टूल है। तो बेसिकली यहाँ माना जा सकता है कि उस फैक्ट्री साइट पे वहां पे बहुत सारे लोग टूल्स बना रहे होंगे। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट जो लोकेशन का जो सिलेक्शन है वो इंसान ने अपनी सहूलियत के हिसाब, वो अगर उस चीज को आप दिमाग में रखेंगे तो आपको जल्दी प्री हिस्टोरिक साइट्स मिल सकती है। और एक वन मोर, आप पर्टिकुलरली प्री, जैसे नियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक तरह के 3 सेगमेंट्स है, उन सेगमेंट्स में जिस तरह का रॉ मटेरियल यूज किया गया है वो रॉ मटेरियल वहां पर अवेलेबल होना चाहिए आसपास। उन केसेस में उन्होंने वो जो रॉ मटेरियल है उससे ट्रांसपोर्ट भी किया है, बट मैक्सिमम केसेस में जब लोकली रॉ मटेरियल, जैसे हम मेसोलिथिक की बात करें तो जैसे चर्ट सिलिशियस मटेरियल टाइप होता है, तो कार्डोसाइट वगैरह होता है। तो अगर किसी जगह पे पर्टिकुलरली वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो उस अर्ली ह्यूमन के लिए स्टेबल होने के लिए वो बहुत सुटेबल जगह है, क्योंकि उसे रॉ मटेरियल बनना है स्टोन बनाने के लिए। ओके, समझ गए आप? हाँ, थैंक यू। हेलो 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 सर, डेंटल केयर और नियोलिथिक एज का जो कनेक्शन है उसको थोड़ा प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर डेंटल केयर जो मेन पर्पस के लिए बता रहा था, तो उसमें जो यूज़ होता था बोर ड्रिल का यूज़ होता था। सो अगर किसी को आइडिया नहीं है बोर ड्रिल क्या होता है, सो बोर ड्रिल हर एक सिविलाइजेशन में यूज़ होता था। हड़प्पन लोग उससे बीट ज्वेलरी बनाते थे, जो आपकी ज्वेलरी है। जी 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 जी। सो उसके बारे में भी डिस्कशन है, और इससे माइंड से भी हमें एविडेंस मिलते हैं। तो इसमें अगर हम दांत को रिपेयर करते वक्त कैविटी जो हो जाती थी दांत में, उसमें हम बी वैक्स का यूज़ करते थे कैविटी को रिपेयर करने के लिए। सो लेटर ऑन हनी का यूज़ हुआ, फिर दांतों को कैसे जोड़ा गया, सोने की वायर से इजिप्ट ने जोड़ा है, जैसे कि इजिप्ट में यूजुअली ऐसे होता था फिर। हाँ, तो बेसिकली, और इंडिया में एक मेहरगढ़ से एविडेंस मिला है। तो मेहरगढ़ से, ओके, थैंक यू सर। हाँ, ओके, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? हेलो हेलो यस। हेलो हेलो यस सर,
इंडिया में डेंटल केयर का केवल मेहरगढ़, तो खैर वो पाकिस्तान में है, लेकिन इंडिया में केवल मेहरगढ़ मतलब ये मेहरगढ़ में ही है कि और कहीं भी है? नहीं नहीं, गंगा इसका वैली, एविडेंस मिलता है? गंगा वैली में भी मिलता है मेसोलिथिक टाइम में, कि उस टाइम डेंटल केयर की गंगा वैली में कहाँ? मेसोलिथिक इलाहाबाद साइड में, आपका दमदमा के पास मिलता है। तराई, हाँ, दमदमा में मिलता दमदमा, है। दमदमा नियोलिथ साइट हाँ शायद सर। हाँ, बेसिकली बेलन वैली की साइट है वो। सो वो मेसोलिथिक यस भी है, यस मेसोलिथिक भी है उसमें, नियोलिथिक भी है। सो उसमें देखा जाए तो यस। आपका मतलब डेंटल केयर, मतलब उस टाइम पानी इतना साफ था तो लोग कहते हैं कि डेंटल केयर कैपेसिटी, दांत बड़े मतलब दांत में कैविटी कम हो रही थी उस टाइम, तो लोग कहते हैं कि वो भी डेंटल केयर का एविडेंस है उस टाइम। दमदमा मेसोलिथिक साइट से। हाँ, बेसिकली मेसोलिथिक साइट है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में गंगा वैली में, अगर नहीं पता। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर हमारा 1 मंथ का सिलेबस क्या रहेगा सर? सो डॉक्टर प्रियांक ने आपको बताया होगा, अगर मैं डिटेल वाइज बताऊं तो आर्कियोलॉजी बेसिक है फर्स्ट चैप्टर जो आपने अभी पढ़ा, और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री आर्कियोलॉजी की कैसी थी, मतलब आर्कियोलॉजी कैसे शुरुआत हुई थी वर्ल्ड में, देन आर्कियोलॉजी इंडिया में क्या हिस्ट्री थी, देन हमारे पास कुछ रीसेंट डाटा पर भी मैं डिस्कस करूंगा, देन हमारे पास जेनेटिक्स आर्कियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी ब्रांचेज है, एंड साइंटिफिक डेटिंग्स ऑफ आर्कियोलॉजी है, और बेसिकली हमारे पास हाँ आर्कियोलॉजी थ्योरीज है। आर्कियोलॉजी थ्योरीज में कौन कौन से थ्योरीज डेवलप हुई टाइम टू टाइम। सो बेसिकली इन चीज़ों पर टॉपिक्स है, एंड देन हमारे पास रीसेंट डाटा जो है जो इंडिया में अभी हुआ है या बाहर की तरफ डिस्कवरी हुई है, जैसे कि लारूडेवा करके एक साइट है, आपको पता है वो एग्रीकल्चर में सबसे ओल्डेस्ट मानी गई है, लेकिन एक श्रीलंका में भी मिली है वैसे एक साइट, तो उसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। सो अभी नहीं बताऊँगा इसके बारे में। और भी साइट्स हैं जो मैंने स्टडी करने के लिए निकाली हैं, तो उनके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करूँगा उन साइट्स के बारे में। और किसी का कोई सवाल? सर जो आपने आर्टिकल यूज किए थे हमारे को उस पे एज स्क्रीन, तो क्या वो भी हमारे पास आप स्टडी के लिए भेजेंगे सर एज स्टडी मटेरियल? मैं वैसे डॉक्टर प्रियांक को सेंड कर दूंगा, अगर आपको पढ़ने हैं तो आप स्टडी कर सकते हैं। वैसे तो वो बेसिकली मैंने इसलिए दिखाया था कि हम सोर्सेज कैसे कलेक्ट करते हैं। सो बेसिकली ओके 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 ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगर और किसी का क्वेश्चन नहीं तो आज हम अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कल इसी समय 6 बजे कल स्टार्ट करेंगे क्लास। ओके देन, गुड नाइट।